14वीं सदी के वस्त से यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना शुरू की। कॉलोनीज के नाम पर दुनिया भर में यूरोप की ये लूटमार 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के वस्त तक जारी रही। 19वीं सदी के वस्त में वियतनाम भी फ्रांसीसी कॉलोनियल हुक्मरानी के तसल्लुत में आ गया। एक ऐसा दौर जिसने वहाँ के लोगों की जिंदगियों को बुरी तरह तब्दील करके रख दिया। 1887 तक फ्रांस ने वियतनाम को बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांसीसी इंडो चाइना का हिस्सा बना दिया था, जो उनके कंट्रोल में साउथ ईस्ट एशियाई इलाकों का एक ग्रुप था, जिसमें कंबोडिया और लाओस भी शामिल थे। अगली कई दिहाइयों में फ्रांस ने वियतनाम के कुदरती वसाइल, खास तौर पर चावल, रबर और कोयले की खूब लूटमार की, और इन वसाइल की उन दिनों यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी। वियतनामी जमीन के बड़े इलाकों को फ्रांसीसी कंपनियों की ओनरशिप में प्लांटेशन फार्म्स में तब्दील कर दिया गया, जिससे हासिल होने वाला मुनाफा भी वापस फ्रांस ही भेज दिया जाता था। वियतनाम के किसान इंतहाई सख्त हालात में उन फार्म्स पर काम करते थे। उन्हें कम उजरत, ओवर वर्कलोड और अक्सर बुरे सलूक का सामना करना पड़ता था। वियतनामी मजदूरों की अनथक मेहनत से हासिल करदा वसाइल बुनियादी तौर पर फ्रांस को ही एक्सपोर्ट किए जाते थे, और तमाम मुनाफा भी फ्रेंच कंपनीज को ही जाता था, जबकि मुकामी लोग गुर्बत से दो चार रहते थे। वसाइल की लूटमार के अलावा फ्रांसीसियों ने अपनी सकाफत और तालीमी निजाम भी वियतनाम पर नाफिज कर दिया था, जिसका मकसद मकामी आबादी को अपने तौर पर सिविलाइज बनाना था। फ्रांसीसी जबान, रस्म रिवाज और यहाँ तक के कैथोलिक मजहब भी पूरे वियतनाम में फैल गया था, जबकि रवायती वियतनामी सकाफत को सख्ती से दबाया जा रहा था। वियतनामी लोगों के लिए फ्रांसीसी हुक्मरानी में सख्त और पाबंदियों से भरी हुई जिंदगी थी, और उनकी पर्सनल फ्रीडम भी महदूद थी। इससे वियतनामियों में बहुत नाराजगी पैदा हुई, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके मुल्क के वसाइल पर फॉरेनर्स काबिज हो रहे हैं, जबकि वो खुद जिंदा रहने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मुश्किल और गैर मुनसिफाना सलूक ने आहिस्ता आहिस्ता आजादी और खुद मुख्तारी की ख्वाहिश को हवा दी, जिसके नतीजे में लोगों में नेशनलिज्म का जज्बा उभरने लगा। 1919 में एक नौजवान कौम परस्त रहनुमा हो ची मिन ने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसियों को एक दरखास्त पेश की, जिसमें वियतनामी अवाम के लिए मजीद हुकूक और आजादियों की दरखास्त की गई थी। लेकिन उस दरखास्त को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे उनकी आजादी की ख्वाहिश मजीद पुख्ता हो गई और वियतनाम की आजादी की जिद्दोजहद का बाकायदा आगाज हो गया। ये हो ची मिन, जिसका असल नाम निग्वीन सिंह कंग था, 90 सालों में तारीख का रुख बदलकर वियतनाम वार का हीरो बनने वाला था। इसका हम आगे चलकर डिटेल में जिक्र करेंगे। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हो ची मिन पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद 1920 और 1930 की दिहाई के दौरान फ्रांसीसी हुक्मरानी की मुखालफत मजबूत होती गई। खुफिया इनकिलाबी गिरोहों की तश्कील शुरू हो गई और मज़ाहमती तहरीकों ने जड़ें पकड़ ली, जिनका सिर्फ एक मकसद यानी फ्रांसीसियों को अपने मुल्क से बाहर निकालना था। इस सब के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, और सूरत हाल उस वक्त मजीद कशीदा हो गई जब जापान ने 1940 में वियतनाम पर कब्जा कर लिया, जिससे फ्रांसीसी कंट्रोल कमजोर हो गया। 1945 तक हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी एटमी हमले के बाद जापान वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गया, और जापानी शिकस्त के साथ ही हो ची मिन ने अपने मुल्क वियतनाम की आजादी का मौका देखकर 2 सितंबर 1945 को वियतनाम की फ्रांस से आजादी का ऐलान कर दिया। तहम फ्रांस ने अपनी कॉलोनी छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहली इंडो चाइना वार शुरू हो गई, जो कि 1946 से 1954 के दौरान लड़ी गई थी, क्योंकि वियतनामियों ने गैर मुल्की हुक्मरानी से अपनी आजादी हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ने की ठान ली थी। अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर यानी हो ची मिन की नेशनलिस्ट लीडर बनने के सफर की कहानी पर। तो ये कहानी एक ऐसे नौजवान से शुरू होती है जो अपनी कौम की बेहतरी के ख्वाबों से भरा हुआ है और अपने वतन के लिए इंसाफ की शदीद ख्वाहिश रखता है। हो ची मिन 1890 में एक टीचर के घर पैदा हुआ और उसका नाम निग्वीन सिंह कंग रखा गया। उसकी परवरिश वस्ती वियतनाम में हुई, जहाँ उसने फ्रांसीसी कॉलोनियल हुक्मरानी के जाबराना असरात को बराह रास्त देखा। उसका बाप, जो कि एक काबिले एहतराम उस्ताद था, उसने अपने बेटे में नेशनलिस्ट प्राइड का मजबूत जज्बा पैदा किया, और वो उसे अक्सर अपने लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफियों के बारे में कहानियां सुनाया करता था। जवान होने पर कंग ने इन नाइंसाफियों को बहुत शिद्दत से महसूस किया, जिसने उसके अंदर नेशनलिज्म का एक ऐसा बीज बोया जो उसके कौमी लीडर बनने के सफर के साथ साथ बढ़ता रहा। 1911 में सिर्फ 21 साल की उम्र में कंग ने फ्रांसीसी स्टीम शिप पर काम की तलाश में वियतनाम छोड़ दिया और जिंदगी बदलने वाले एक ऐसे सफर का आगाज किया
जो उसे फ्रांस से इंग्लैंड, अमेरिका और रूस, यहाँ तक कि दुनिया भर में ले गया। हर नए मुल्क ने उसे आजादी, बराबरी और इनकलाब के बारे में एक बड़ा विजन दिया। पेरिस और लंदन जैसे मसरूफ शहरों में उसने एक मजदूर और किचन असिस्टेंट के तौर पर काम किया, जहाँ उसने मेहनत कश तबके की जिद्दोजहद का तजुर्बा किया और कॉलोनियलिज्म की बर्बरियत के बारे में उसका नजरिया और ज्यादा पुख्ता हो गया। इन तजुर्बात ने कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने की उसकी ख्वाहिश को और ज्यादा मजबूत कर दिया। 1919 तक कंग सियासी तौर पर ज्यादा फाल हो गया था। उसने पेरिस में सोशलिस्ट ग्रुपों में शमूलियत इख्तियार की और जल्द ही एक गर्मजोश स्पीकर के तौर पर शोहरत हासिल कर ली। उसने पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस में वियतनाम की आजादी का मुद्दा उठाया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोलोनाइज्ड नेशंस की किस्मत का फैसला करने के लिए हुई थी। होची ने वियतनामी अवाम के 8 मुतालबात के नाम से एक पिटीशन लिखी। फ्रांसीसियों से वियतनाम के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा आजादी और हुकूक का मुतालबा किया गया था। उसने अपनी पिटीशन में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन से बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। आजादी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का मुतालबा किया गया था। अगरचे उसे उम्मीद थी कि उसकी दरखास्त आलमी रहनुमाओं की तवज्जो हासिल कर लेगी, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। इस बेहिसी ने उसके अज़म को मजीद मजबूत कर दिया और उसे अपने लोगों को आजाद कराने के लिए दूसरे तरीके तलाश करने पर मजबूर कर दिया। 1923 में होची ने मॉस्को का सफर किया, जहां उसने मार्क्सिस्ट नजरिए का मुतालिया किया और वहीं वो कम्युनिस्ट तहरीक से मुतासिर हो गया। वो इस बात पर कायल हो गया कि कम्युनिज्म ही वियतनाम के लिए आजादी का रास्ता है, एक ऐसी कौम जिस पर तवील अरसे से गैर मुल्की ताकतों का गलबा था। 1930 की दहाई के अवाइल में नगवीन सिंह कंग ने अपना नाम बदल कर हो ची मिन रख लिया, जिसका मतलब है रोशनी लाने वाला, एक ताकतवर नाम जो अपने लोगों को आजादी की तरफ ले जाने के लिए अपने मिशन की अलामत बन गया। उसकी तहरीरें और तकरीरें वियतनाम पहुंचना शुरू हुई, जिसने कॉलोनियल हुक्मरानी के खात्मे की ख्वाहिशमंद नौजवान नेशनलिस्ट के दिलों को गरमा कर रख दिया। वो अब इंसाफ की तलाश में भटकता सिर्फ एक नौजवान नहीं रहा था, बल्कि वो एक ऐसा लीडर बन गया था जो हजारों वियतनामियों के लिए उम्मीद की अलामत था। 1941 में जब वो वियतनाम वापस आया तो दूसरी जंग अजीम की वजह से मुल्क जापानी कब्जे में जा चुका था और लोग तब्दीली के लिए बेचैन थे। हो ची मिन ने जापानी और फ्रांसीसी दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए वियत मिन नामी एक इत्तेहाद की बुनियाद रखी, जिसने देहातियों, किसानों और तलबा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया। उसने इन्हें आजादी की कहानियां सुनाई और उन्हें एक मुत्तहिद कुव्वत के तौर पर उनकी ताकत का यकीन दिलाया। उसकी क़ियादत ने पूरे मुल्क में आग भड़का दी। वो अपने इंतहाई सादा लिबास में अपने लोगों के दरमियान चलता और हर बढ़ते कदम के साथ उनका ताल्लुक और ज्यादा गहरा होता गया। वो सिर्फ उनका लीडर ही नहीं बल्कि उनमें से एक ही था। आखिरकार 2 सितंबर 1945 को हिनोई बादीन स्क्वायर पर बिल्कुल किसी ड्रामाई सीन की तरह हो ची मिन ने कॉलोनियल हुक्मरानी से वियतनाम की आजादी का ऐलान किया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो अमेरिकी और फ्रांसीसी दोनों डिक्लेरेशन की याद ताज़ा कर देते थे। अपनी ताकतवर आवाज के साथ उसने अपने साथी वियतनामियों से ऐलान किया, तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं। खालिद ने हमें कुछ नाकाबिले तनसीख हकूक दिए हैं, जिंदगी का हक, आजाद होने का हक और खुशी हासिल करने का हक। Hồi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. ये ऐलान वियतनाम के लिए एक तारीखी मोड़ साबित हुआ, जिसने एक तरफ वियतनामी अवाम में फखर और उम्मीद पैदा की तो दूसरी जानिब कॉलोनियल ताकतों में खौफ पैदा किया। एक नौजवान के ख्वाब से शुरू होने वाला ये सफर एक इनकलाबी तहरीक में तब्दील हो चुका था, एक ऐसी तहरीक जो दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करने वाली थी और वियतनाम की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। फ्रांसीसी जो इत्तेहादी ग्रुप के साथ मिलकर सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत चुके थे, अपनी कॉलोनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और वो फौरी तौर पर कंट्रोल हासिल करने के लिए वियतनाम वापस आ गए। और फिर यहाँ 1946 से फर्स्ट इंडो चाइना वॉर का आगाज होता है, जो हो ची मिन की सरबराही में वियतनामी फ्रीडम फाइटर ग्रुप वियतमिन और फ्रांसीसी अफवाज के दरमियान लड़े जाने वाली एक वहशियाना और तवील जंग थी। मकामी देहातियों, किसानों और नौजवान स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल वियतमिन तकरीबन 8 साल तक फ्रांसीसी फौज से लड़ता रहा, एक ऐसी फौज से जिनके पास कहीं ज्यादा बेहतर हथियार और वसाइल मौजूद थे। लेकिन ये सरजमीन वियतमिन की थी और वो पूरे इलाके को अच्छी तरह जानते थे। वो जंगल के रास्तों से खूनखार हमले करते और गोरिल्ला टैक्टिक्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। उनका हौसला बहुत बुलंद था। वो सख्त हालात को बर्दाश्त करने और अपने मुल्क को आजाद करने के लिए हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। 1954 में डैन बिन फू की जंग में उस वक्त एक फैसला कुन मोड़ आया
जब फ्रांसीसियों ने एक वादी में इस कॉन्फिडेंस के साथ एक बड़ा फौजी अड्डा कायम किया कि वो वहाँ वियत मिन्ह को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन वियत मिन्ह ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने पहाड़ों के ऊपर से और जंगल के रास्तों से हथियारों और सप्लाईज को फ्रांसीसी बेस के करीब तरीन मुंतकिल करके फौजी अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया। एक तवील और सख्त लड़ाई के बाद आखिरकार फ्रांसीसी अफवाज को शिकस्त हुई। इस फतह ने दुनिया को हिला कर रख दिया और सबको ये बता दिया कि वियतनामी अपनी आजादी की खातिर लड़ने के लिए कितने पुरज़्म हैं। इन फू में फ्रांसीसी शिकस्त के बाद जंग बंदी के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में अमन मुज़ाकरात हुए और 1954 में जिनेवा मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिससे जंग का खात्मा हुआ। ताहम मुआहदे ने वियतनाम को आर्जी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसे 17th पैरेलल लाइन कहा जाता है, जो जिनेवा मुआहदे के तहत वियतनाम में आर्जी तौर पर फौजी हदबंदी लाइन थी, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ बल्कि मुखालिफ नजरियात की हुकूमतों वाले 2 अलहदा इलाके तश्कील पाए। नॉर्थ में कम्युनिस्ट के साथ मिलकर हो ची मिन्ह का कंट्रोल था, जबकि साउथ में कम्युनिस्ट मुखालिफ हुकूमत कायम करती गई थी, जिसे अमेरिका की हिमायत हासिल थी। इस तकसीम ने नई कशीदगी पैदा की जो आगे जाकर बिल आखिर मशहूर वियतनाम वार का बाइस बनेगी, क्योंकि दोनों फ्रीकैन यूनाइटेड वियतनाम चाहते थे, लेकिन इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे कि इस पर किस तर्ज की हुक्मरानी की जानी चाहिए। यही वो जंग है जिस पर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म सीरीज रैम्बो बनाई गई थी। नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन्ह और कम्युनिस्टों ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर मबनी हुकूमत कायम की, जिसने बराबरी, इज्तिमाई काम और वसाइल पर रियासती कंट्रोल पर जोर दिया। हो ची मिन्ह बहुत से लोगों, खास तौर पर गरीबों में बहुत ज्यादा मकबूल हो चुका था, क्योंकि उसने उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने का वादा किया था और उसके फॉलोअर्स को यकीन था कि वो एक ऐसे मुनसिफाना माशरे की तामीर करेगा जहाँ अमीर लोग गरीबों की हक तलफी नहीं कर सकेंगे। नॉर्थ वियतनाम के लोगों के लिए ये एक कॉलोनियल हुक्मरानी से आजाद मुल्क के मुस्तकबिल को परवान चढ़ाने का मौका था। वहीं दूसरी जानिब साउथ वियतनाम में हालात मुख्तलिफ थे, जहाँ नेगोडीन डैम की सरबराही में कम्युनिस्ट मुखालिफ हुकूमत कायम की गई थी और उसे अमेरिका की हिमायत हासिल थी। डैम भी एक मजबूत रहनुमा था, लेकिन उसकी पॉलिसियां अक्सर अमीरों की हिमायत करती थी, जिससे गरीब दही आबादी के साथ तनाव पैदा होता था। वो 1901 में एक कैथोलिक घराने में पैदा हुआ था, जिसने सिविल सर्विस से अपने कैरियर का आगाज किया और जल्द ही वियतनाम के आखिरी एम्परर बाओ डाई की करीबी लोगों में शुमार होने लगा। लेकिन डैम ने 1933 में अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री की पोस्ट छोड़ दी और इल्जाम लगाया कि शहनशाह फ्रांस का कठपुतली बन चुका है, जिसके बाद डैम ने वियतनामी नेशनलिज्म की सपोर्ट और कॉलोनियलिज्म की मुखालफत में आवाज बुलंद की, मगर साथ ही वो कम्युनिस्ट मुखालिफ भी था। डैम ने जापान, अमेरिका और यूरोप में जिला वतनी के कई साल गुजारे और 1954 में फ्रांस के मुकाबले में नेशनलिस्ट की फतह के दौरान जब अमेरिका और इत्तेहादियों को वियतनाम के कम्युनिस्ट की झोली में गिरने का खदशा हुआ, तो डैम को वापस वियतनाम लाकर मुख्तसर दुरानिये के लिए मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया, जबकि जिनेवा अकॉर्ड के बाद वो साउथ वियतनाम का प्रेसिडेंट बन गया। डैम खुद कैथोलिक था, जबकि वियतनाम की अक्सरियत आबादी बुद्ध मत, तो साउथ में डैम की हुकूमत को इस बड़े मसले का भी सामना था और उसकी हुकूमत ने बाज दफा बुद्ध मत माशरती रिवाज को दबाने की भी कोशिश की, जिससे लोगों में नाराजगी पैदा हो। कम्युनिस्ट की हिमायत करने वाले किसी भी मुश्तबा शख्स के खिलाफ भी डैम की पॉलिसी काफी सख्त थी। इसी वजह से डैम ने बहुत से लोगों को जेलों में भी डाला और कई लोगों को सजाए मौत भी दी गई, जिससे गुस्से और बदअमनी में इजाफा हुआ। दरअसल 1954 में जब पहली इंडो चाइना वार खत्म हुई, तो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन और कैपिटलिस्ट अमेरिका की कोल्ड वॉर की सूरत में एक नई आलमी कशीदगी सर उठा रही थी। सर्द जंग 2 ताकतवर ममालिक अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक तवील प्रॉक्सी वॉर थी। ये कोई रिवायती जंग नहीं थी जो मैदान जंग में हथियारों के साथ लड़ी गई थी, बल्कि ये आइडियोलॉजी और इन्फ्लुएंस का मुकाबला था। अमेरिका ने जमहूरियत और कैपिटलिज्म को फरोग दिया, जहां लोग वोट के जरिए अपने लीडर्स का इंतखाब कर सकते थे और आजादाना तौर पर कारोबार कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म को फरोग दिया, एक ऐसा निजाम जहां तमाम वसाइल को हुकूमत कंट्रोल करती थी और एक क्लास बेस्ड सोसाइटी का तस्वुर रखती थी। वियतनाम इस प्रॉक्सी वॉर का मरकज बन गया। अमेरिका को खदशा था कि वियतनाम में कदम जमाने के बाद कम्युनिज्म पूरे एशिया में फैल सकता है, इसीलिए अमेरिका ने साउथ वियतनामी हुकूमत की हिमायत शुरू कर दी और इसे कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के एक टूल के तौर पर देखा। कम्युनिज्म को रोकने के इस नजरिए को डोमिनो थ्योरी के नाम से जाना जाने लगा, इस यकीन के साथ कि अगर एक मुल्क कम्युनिज्म की जद में आया तो उसके आसपास के मुमालिक भी जल्द ही इसकी लपेट में आ जाएंगे, जैसे कितार में एक के बाद एक डोमिनोज गिरते हैं। 1950 की दहाई के अवाखिर में अमेरिका ने साउथ वियतनाम को मजबूत बनाने के लिए
माशी इमदाद भेजी, रकम और दिगर रिसोर्सेज भी फराहम किए। वो वियतनामी अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए स्कूल्स, रोड्स और हॉस्पिटल्स की तामीर में मदद करना चाहते थे। फिर 1960 की दिहाई के अवाइल में अमेरिका ने साउथ वियतनाम की फौज को तरबियत देने के लिए फौजी मुशीर भी भेजना शुरू कर दिए, इस उम्मीद में कि वो नॉर्थ की तरफ से किसी भी हमले के खिलाफ दिफा कर सके। अगरचे अमेरिका अभी तक बराह रास्त जंग नहीं कर रहा था, लेकिन इन इब्तदाई इक़दामात ने साउथ वियतनाम की हिमायत करने के अमरीकी इंटरेस्ट को वाज़े कर दिया था। जल्द ही नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान कशीदगी में इजाफे के साथ आखिरकार अमरीका को खुद इस जंग में कूदना पड़ेगा, जिसके नतीजे में वियतनाम वॉर के नाम से जाना जाने वाला एक इंतहाई खूंखार मार्का शुरू हो जाएगा। तो वक्त गुजरता गया, नॉर्थ और साउथ दोनों के लोग वियतनाम की इस तकसीम से मायूस होते गए। नॉर्थ में बहुत से लोग कम्युनिस्ट हुक्मरानी में यूनाइटेड वियतनाम चाहते थे, जबकि अमेरिका को खदशा था कि अगर नॉर्थ वियतनाम को मुत्तहिद करने में कामयाब हो गया तो कम्युनिज्म एशिया में मजीद फैल जाएगा। इन खदशात और मुतजाद ख्वाहिशात ने बढ़ते हुए कन्फ्लिक्ट की राह हमवार की और कशीदगी में इजाफा होता गया। चूंकि वियतनाम तकसीम हो चुका था, नॉर्थ और साउथ दोनों नजरियात के शदीद तसादुम के लिए तैयार थे और दोनों फरीक मुल्क के मुस्तकबिल को अपने अपने नजरियात पर तश्कील देने के लिए पुरअज़्म भी थे। तनाज़ात के बीज बोए जा चुके थे और दुनिया जल्द ही वियतनाम की तारीख के सबसे खूनखार और हंगामा खेज बाब में से एक का सामना करने वाली थी। ये एपिसोड 1964 के एक अहम वाक़े गल्फ ऑफ टोनकिन से शुरू होता है, जिसने साउथ ईस्ट एशियन रीजन में अमेरिकी मुदाखलत को ड्रामाई तौर पर बढ़ा दिया। 2 अगस्त 1964 को यूएस नेवी का एक बहरी जहाज यूएसएस मेडॉक्स गल्फ ऑफ टोनकिन में गश्त कर रहा था, जब उसने इत्तला दी कि उसे नॉर्थ वियतनामी टोरपीडो बोट्स ने हिट किया है। 2 दिन बाद साउथ चाइना सी में एक और मुमकिन हमले की इत्तला मिलती है। अगरचे दूसरे हमले के शवाहिद पर आज तक बहस जारी है कि वाकई कम्युनिस्ट ने हमला किया था या फिर जॉनसन इंतजामिया ने वियतनाम में बाकायदा जंग के मंसूबे के तहत इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इराक पर हमले से पहले सद्दाम पर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के इल्जामात लगाए गए थे। उधर अमेरिका में सदर लिंडन बी जॉनसन पर कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने का दबाव बढ़ रहा था। जब यूएसएस मेडॉक्स ने नॉर्थ वियतनामी फोर्सेस के हमले की इत्तला दी तो ये एक अहम मोड़ था और जॉनसन इंतजामिया ने इसे नॉर्थ वियतनामी जारियत के सबूत के तौर पर पेश किया। फौरी रद्दअमल देते हुए सदर लिंडन बी जॉनसन ने कौम से खिताब किया और नॉर्थ वियतनामी कम्युनिस्ट खतरे के खात्मे पर जोर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि तमाम अमरीकियों का अज़्म है कि हम साउथ वियतनाम के लोगों और हुकूमत से अपनी मुकम्मल वाबस्तगी को 2 गुना करेंगे। प्रेसिडेंट जॉनसन ने एक और पुरजोश तकरीर की जिसमें कहा कि हम अब भी वसीतर जंग नहीं चाहते, लेकिन इस बात का वादा किया कि हम अपने मुल्क के लोगों और सलामती की हिफाजत जारी रखेंगे। Doubt and debate are enlarged because the problems of Vietnam are quite complex. America has entered with its material power and with its moral commitment. The United States is therefore prepared, as the President determined, to take all necessary steps, including the use of armed forces. इस तकरीर ने अमरीकियों के दिलों को छू लिया, जिनमें बहुत से लोग कम्युनिज्म को एक बढ़ता हुआ खतरा समझते थे, जिसे रोकना इंतहाई जरूरी हो गया था। इस तकरीर के बाद यूएस कांग्रेस ने गल्फ ऑफ टोनकिन रेजोल्यूशन पास की, जिसने जॉनसन को जंग का बाज़ाब्ता ऐलान किए बगैर फौजी मुदाखलत बढ़ाने के वसी इख्तियारात दे दिए। ये एक बड़ा अहम मोड़ था जब पहली मर्तबा अमरीकी फौजी बड़ी तादाद में साउथ वियतनाम पहुंचने लगे थे। अमरीकी सरजमीन से बाहर ये उनका पहला वॉर टेस्ट होने वाला था। हजारों नौजवान अमरीकी सिपाही, जिनमें से बहुत से अभी सिर्फ हाई स्कूल पास आउट हुए थे, वियतनाम के लिए जहाजों में सवार हो रहे थे। इनमें से कई सिपाहियों के लिए वियतनाम एक अनोखा तजुर्बा होने वाला था। घने सब्ज जंगल, अजनबी खुशबुएं और एक ऐसी जुबान जिसे वो समझ नहीं सकते थे। ना तजुर्बाकार नौजवान सिपाही चारों तरफ घने पुरस्रात जंगल में एक अनदेखी जंग लड़ रहे थे, एक अजनबी सरजमीन में छुपे हुए दुश्मन से लड़ रहे थे। वियतकॉन्ग नॉर्थ का एक इंतहाई स्किल्ड और खतरनाक गुरिल्ला फोर्स ग्रुप था। ये गुरिल्ला फाइटर्स घने जंगलात और देहातों में घुल मिल जाते थे। वो वियतनाम के असली मालिक थे। वियतकॉन्ग अचानक से खतरनाक हमले करते थे। नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान तकसीम बढ़ रही थी और बहुत से वियतनामियों के लिए ये जंग एक पर्सनल स्ट्रगल में तब्दील होती जा रही थी। नॉर्थ में नौजवान स्टूडेंट्स और किसान वियतकॉन्ग में शामिल हो रहे थे। उनका मानना था कि वो अपने मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए लड़ रहे हैं। वियतनाम में हर तरफ ऐसी कहानियां गर्दिश कर रही थीं, जहां छोटे छोटे देहातों के 9 उम्र लड़के अपने खानदान को छोड़कर हो ची मिन्ह के आजाद और मुत्तहिद वियतनाम के ख्वाब के पीछे लड़ने के लिए निकले थे। इन जंगजुओं के लिए ये जंग महज नजरियात की बात नहीं थी, ये एक कौम के मुस्तकबिल की हिफाजत की जंग थी, क्योंकि वियतनाम को गैर मुल्की ताकतों की हुक्मरानी से आजाद करवाना था। जब
अमरीकी फौजी सिक्योरिटी के नाम पर साउथ वियतनाम के शहरों और देहातों में दाखिल हो रहे थे तो मकामी लोगों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ था। कुछ ने अमरीकी फौजियों को वेलकम किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो इस्तेहकाम और अमन लाएंगे, जबकि दूसरे इन गैर मुल्की फौजियों को शक व शुबा से देख रहे थे। क्योंकि तकसीम के बावजूद वियतनाम की आजादी का ऐलान हो चुका था, फिर गैर मुल्की फौजी अब उनके वतन में क्यों मौजूद थे? अमरीकी फौजियों के लिए घने जंगलात, अजनबी जमीन और गर्म मरतूब मौसम चैलेंजिंग की हैसियत रखते थे। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। वियतकॉन्ग नॉर्थ वियतनामी जंगजों का एक ऐसा ग्रुप था जो जंगल में छुपने और तेजी से हरकत करने में माहिर थे। वियतनाम जंग ने अमरीकी फौजियों को एक ऐसी वॉर स्ट्रेटेजी से मुतारिफ करवाया जो उनके लिए बिल्कुल नई थी, जिसे आज गुरिल्ला जंग कहा जाता है। रवायती जंगों के बरअक्स जहां फौजी मैदान में आमने सामने होते हैं, वियतकॉन्ग ने वियतनाम के घने जंगलों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो लैंडस्केप में घुल मिलकर अचानक हमले किया करते थे। वो जंगल के सायों में छुप जाते, घने जंगल में गायब हो जाते और खुफिया रास्तों और सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए बगैर महसूस कराए मूवमेंट करते थे। वियतकॉन्ग के लिए जंगल सिर्फ जमीन नहीं था, ये उनका एक साथी था जो उन्हें अमरीकी पेट्रोलिंग पर हमला करने के दौरान ढाल और तहफ्फुज फराहम करता था। अमरीकी फौजी, जिनमें से अक्सर नौजवान लड़के शहरी या मज़ाफाती इलाकों से आए थे, इस किस्म की जंग को समझने और इसका सामना करने में मुश्किलात का शिकार थे। वो कन्वेंशनल वॉर के लिए तरबियत याफ्ता थे, लेकिन वियतनाम में दुश्मन कहीं भी हो सकता था और कहीं भी नहीं हो सकता था। टेक्सास के एक सिपाही टॉम एंडरसन ने जंगल में चलने के दौरान पैदा होने वाले तनाव के बारे में अपनी याददाश्त रिकॉर्ड कराई। एंडरसन के मुताबिक जंगल की हर आवाज मशकूक लगती थी। सिपाही ने अपनी याददाश्तों में हमले से पहले की पुरअसरार खामोशी को बयान किया, जिसे अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट या किसी छुपे हुए बारूदी सुरंग के धमाके ने तोड़ दिया। अमरीकी सिपाहियों को जंगल जिंदा महसूस होता था, जहां उन्हें कुछ पता नहीं चलता था कि ये परिंदा है, हवा है या कोई आपको मारने का इंतजार कर रहा है। वियतकॉन्ग ने मजीद खतरा बढ़ाते हुए एक पेचीदा जेरे जमीन सुरंगों का इंतजाम बना लिया था, जहां उन्होंने सप्लाई जखीरा करने, फौजियों को छुपाने और हमले करने का इंतजाम कर रखा था। इन सुरंगों में घुसने के लिए अमरीकी फौजियों का एक खास यूनिट मुख्तस किया गया था, जिन्हें टनल रैट्स कहा जाता था। ये फौजी सिर्फ एक टॉर्च और पिस्टल के साथ कंजस्टेड और अंधेरी सुरंगों में जाते थे, ये जाने बगैर के सामने दुश्मन का कोई सिपाही होगा या उनका फैलाया हुआ कोई खूनखार जाल होगा। इनमें से कई सिपाही जो इन सुरंगों में दाखिल हुए, फिर अपने साथ वो खौफ और तन्हाई की ऐसी यादें लेकर वापस आए जो जंग के बाद भी कई सालों तक उन्हें परेशान करती रहीं। वियतनाम वार की पहली बड़ी जंगों में से एक नवंबर 1965 में लड़ी गई थी, बैटल ऑफ ई ड्रैंग। इस जंग ने अमरीकी और नॉर्थ वियतनामी फौज के दरमियान जंग की शिद्दत और हकीकत को वाजे कर दिया था। ये जंग साउथ वियतनाम के दूर दराज पहाड़ी इलाकों ई ड्रैंग वैली में लड़ी गई थी, जहां अमरीकी फौज ने पहली बार एक मुनज़्ज़म नॉर्थ वियतनामी डिवीजन का सामना किया था। ये जंग कई दिनों तक जारी रही, जिसमें शदीद लड़ाई के दौरान बेमिसाल जुर्रत के लम्हात भी देखने में आए। यहाँ वियतनाम में अमरीकी फौजियों की जान हर वक्त एक गोस्ट एनिमी के निशाने पर होती, वहाँ पीछे होमलैंड अमेरिका में अमरीकी फौजियों की फैमिलीज को बेमिसाल जुर्रत और कुर्बानी के लिए ट्रिब्यूट पेश किए जा रहे थे। जंग के पहले दिन लेफ्टिनेंट कर्नल हॉल मोरे ने अमरीकी फौजियों की एक बटालियन की क़यादत करते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए वैली में एक खुले मैदान में लैंड किया। जल्द ही फौजियों को एहसास हुआ कि वो हजारों नॉर्थ वियतनामी फौजियों से घिरे हुए हैं। मोरे ने अपने आदमियों को मुनज़्ज़म रखा और फायर के नीचे पुरसुकून रहने की हिदायत की, ये सोचते हुए कि वो तादाद में कहीं कम है। उन्होंने बाद में याद करते हुए बताया कि भागने का कोई रास्ता नहीं था, वहाँ हम थे या सिर्फ वो थे। कर्नल मोरे की क़यादत और साथियों की जान बचाने के अज़्म ने उन्हें होमलैंड अमेरिका में कौमी हीरो बना दिया था, जो वियतनाम में अमरीकी फौजियों की बहादुरी की अलामत बन गया। एक और सिपाही सार्जेंट मेजर बेसिल पल्मले भी इस जंग में अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर हुए। एक सख्त मिजाज और तजुर्बाकार जंगी सिपाही, पल्मले ने अपने साथी फौजियों की मदद के लिए बेखौफी से दुश्मन का सामना किया। जब जंग की सूरत हाल बिगड़ गई तो वो डटा रहा, अपनी बंदूक से फायर करते हुए पीछे हटने से इनकार किया। पल्मले के कारनामे साथी फौजियों में अफसानी हैसियत इख्तियार कर गए और उसकी कहानी पीछे घर तक पहुंच गई, जिसे जंग के लिए दरकार अमरीकी अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जंग के इख्तिताम पर दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान हो चुका था और वैली कई दिन की शदीद लड़ाई से खून आलूद हो चुकी थी। बैटल ऑफ ई ड्रैंग ने अमरीकी और नॉर्थ वियतनामी फौज की सख्त मज़ाहमत को वाजे कर दिया था, जो जंग का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। ये एक ब्रूटल वार्निंग थी कि आगे कितना बड़ा चैलेंज मौजूद है, और इसी ने वियतनाम वॉर के बेरहम नेचर का तायुन भी कर दिया था। बैटल ऑफ ई ड्रैंग के इख्तिताम पर अमरीकी और नॉर्थ वियतनामी दोनों फौजों को इस जंग के भारी नुकसान का अंदाजा हो चुका था। इस जंग ने अमरीकी फौजियों को दिखाया कि दुश्मन मजबूत, पुरअज़्म और अपनी जमीन का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वाज़ेह हो गया था कि वियतनाम में फतह हासिल करना उतना आसान नहीं होगा जितना कि इब्तिदा में सोचा गया था। बहुत से अमरीकी फौजी इस जंग से वापस आए तो वो अंदर से शदीद हिल चुके थे। वो अपने साथ सख्त लड़ाई और जानी नुकसान
की कहानियां लाए थे। जंगल की अफरा तफरी भरी लड़ाई की बेरहम यादें जो उनके दिलो दिमाग पर गहरे नकूश छोड़ गई। अमेरिका में जंग की खबरें अवाम तक पहुंची और अमेरिकियों को जंग की हकीकत समझ आने लगी। फैमिलीज को वियतनाम से ऐसे खतूत मौसूल हुए जिनमें उनके प्यारों को दरपेश मुश्किलात और जानलेवा खौफ का जिक्र मिलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी अवाम में बेचैनी बढ़ने लगी। हुकूमत ने अवाम से स्विफ्ट विन का वादा किया था, मगर बढ़ते हुए जानी नुकसान और जंगल की खूनखार जंगों ने वाजे कर दिया था कि ये जंग आसानी से जीती नहीं जा सकती। अगले चंद सालों में अमेरिकी फौज ने वियतकॉन्ग से लड़ने के लिए एयर बॉम्बिंग, लैंड पेट्रोलिंग और स्ट्रेटेजिक मिशंस में इजाफा कर दिया। लेकिन जूं-जूं अमेरिकी मुदाखलत बढ़ती गई, जंग की पेचीदगियां और जानी नुकसान भी बढ़ता गया। अपनी आला फौजी कुव्वत के बावजूद अमेरिकी अफवाज को नॉर्थ वियतनामी आर्मी और वियतकॉन्ग की सूरत में एक मजबूत दुश्मन का सामना था, जिसकी वजह से खूनरेज और तवील लड़ाइयां हो रही थीं। ऐसी झड़पें जिन्होंने दोनों तरफ के लोगों के हौसले को आजमाया। ये जंग जो कि कम्युनिज्म को रोकने और साउथ वियतनाम की हिफाजत के लिए शुरू की गई थी, एक तवील और मोहलिक मुहिम बनती जा रही थी। अमेरिकी फौज अब इस तनाज़ा में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस हो चुकी थी। हर नई जंग ने साबित किया कि फतह मजीद दूर होती जा रही है, जिससे बढ़ती हुई गैर यकीनी और खौफ पैदा हो रहा था। अमेरिकी तैयारों ने वियतनाम पर लाखों टन बारूदी मवाद गिराया। नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग ने साउथ वियतनाम के 100 से ज्यादा शहरों और फौजी अड्डों पर कोऑर्डिनेटेड हमले शुरू कर दिए। लैंड फोर्सेस के लिए टेट ऑफेंसिव खूनखार और खौफनाक था। एक और मेरीन ने इस पूरे शहर को डेथ ट्रैप यानी मौत का फंदा कहा। लड़ाइयां दिन रात जारी रही। नींद से महरूम फौजियों को हर तरफ छुपी मौत से डराया गया। सैगोन और हुई जैसे शहरों से आने वाली शदीद लड़ाई की तस्वीर, जख्मी फौजियों, खौफजदा शहरियों और खंडरात में बदल चुके शहरों की तस्वीर ने न्यूज़पेपर्स और टीवी स्क्रीनों पर तहलका मचा कर रख दिया। खूनखार टेट ऑफेंसिव न सिर्फ मैदान जंग में जंग की सिमत को बदल देगी, बल्कि इसने होमलैंड अमेरिका में जंग के बारे में अवामी राय को भी बदल कर रख दिया, जिसने एक जबरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल को जन्म दिया और वियतनाम में अमेरिकी मुदाखलत पर सवालात खड़े कर दिए। दरअसल वियतनाम जंग की अहम जंगों जैसे कि टेट ऑफेंसिव से पहले तसादुम शिद्दत इख्तियार कर गया था, जिसमें अमेरिकी बमबारी की बड़ी कैंपेन्स शामिल थी, जिनका मकसद नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग को कमजोर करना था। मार्च 1965 में शुरू किया जाने वाला ऑपरेशन रोलिंग थंडर वियतनाम में अमेरिकी फौजी मुदाखलत में शिद्दत का एक इशारा था। इस बॉम्बिंग कैंपेन में नॉर्थ वियतनाम के इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर मुसलसल फजाई हमले शुरू कर दिए गए थे। इसका मकसद वियतकॉन्ग को सप्लाईज की फराहमी रोकना और वियतनाम को मुज़ाकरात की मेज पर लाना था। अमेरिकी तैयारों ने वियतनाम पर लाखों टन बारूदी मवाद गिराया, जो दूसरी आलमी जंग के दौरान इस्तेमाल की गई मिकदार से कहीं ज्यादा था। वियतनाम का आसमान B-52 बमबार तैयारों से भरा होता था, जो वसी इलाकों में तबाहकुन हमले करते थे। अमेरिकी फौज का ख्याल था कि ब्रिजेस, रोड्स और रेलवे ट्रैक्स को तबाह करके दुश्मन की लड़ाई की सलाहियत को खत्म किया जा सकता है। तहम इस हिकमत अमली के नतीजे में ज्यादातर बेगुनाह शहरियों की भारी हलाकतें और जबरदस्त तबाही हुई, जिसकी वजह से और ज्यादा मकामी लोग वियतकॉन्ग की हिमायत की तरफ माइल हो जाते। बॉम्बिंग कैंपेन्स मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रहीं, बल्कि उन्होंने वियतनामी अवाम में गुस्से और नाराजगी को मजीद बढ़ा दिया। हजारों शहरी जानी नुकसान और सदमे से दो चार हुए और उनको नकल मकानी का सामना करना पड़ा, जिसने अमेरिकी अफवाज के खिलाफ लड़ने के लिए वियतनाम के अज़्म को मजीद मजबूत कर दिया। मुसलसल बमबारी से होने वाली तबाही भयानक जंग की एक और वाज़े तस्वीर पेश करती थी, जहां पूरे पूरे गांव मलबे में तब्दील हो जाते और एक ऐसा दुख भरा सिलसिला शुरू होता जो आने वाली कई नस्लों तक जारी रहने वाला था। जैसे जैसे ये बॉम्बिंग कैंपेन्स शिद्दत इख्तियार करती गई, वैसे वैसे अमेरिका की लैंड फोर्सेज को मुसलसल बढ़ते हुए तशद्दुद का सामना करना पड़ा। उन्हें न सिर्फ दुश्मन का सामना था, बल्कि जंग की इखलाकी पेचीदगियों का भी सामना था। वियतनाम जंग के आगे बढ़ने के साथ साथ अमेरिकी फौजियों में मायूसी और उलझन भी बढ़ती गई और अमेरिका की लैंड फोर्सेस 1968 के शुरू में रोनुमा होने वाले भयानक वाकये के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, जिसे तारीख में टेट ऑफेंसिव कहा जाता है। ये वियतकॉन्ग और कम्युनिस्ट फोर्सेस का एक बड़ा खूनखार हमला था, जो वियतनाम के नेशनल हॉलीडे टेट के दौरान साउथ वियतनाम के शहरी इलाकों पर किया गया था। ये एक ऐसा वक्त था जब ज्यादातर फौजियों और शहरियों को आर्जी जंगबंदी की उम्मीद थी, जब सब लोग टेट का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन अमेरिकी और साउथ वियतनाम के फौजी ये भूल गए थे कि वो एक इंतहाई खूनखार जंग के बीचों बीच हैं और ये अमन का वक्त हरगिज नहीं है। नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग ने साउथ वियतनाम के 100 से ज्यादा शहरों और फौजी अड्डों पर कोऑर्डिनेटेड हमले शुरू कर दिए, जिसने अमेरिकी और साउथ वियतनामी अफवाज को पिछाड़ कर रख दिया। इस हमले के स्केल और शिद्दत ने न सिर्फ फौजियों
बल्कि जंग की कवरेज करने वाले रिपोर्टर्स को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया। लैंड फोर्सेस के लिए ये हमले स्केल और महारत के एतबार से हैरान कुन थे, जिसने एक ही रात में शहरी इलाकों को मैदान जंग में बदल कर रख दिया और किसी भी किस्म के इस्तेहकाम की उम्मीद को पाश पाश कर दिया। ये हमला खास तौर पर उन फौजियों के लिए ज्यादा भयानक था जो अहम मकामात जैसा कि हुई और साइगोन में तैनात थे, जहां नॉर्थ वियतनाम ने इंतहाई बेरहमाना हमले किए। जंग की कवरेज करने वाले अमरीकी सहाफी, जिनमें मशहूर सहाफी वॉल्टर क्रॉनकाइट भी शामिल थे, अफरा तफरी और तबाही के मनाजिर देखकर हैरान ज़दा रह गए और उनकी रिपोर्टिंग ने अमरीकी अवाम को भी हिला कर रख दिया। सहाफी वॉल्टर क्रॉनकाइट ने रिपोर्ट करते हुए फजा में फैली हुई कशीदगी और हैरानी को जब महसूस किया तो क्रॉनकाइट ने एक ऐसा जुमला कहा जो होमलैंड अमेरिका में बहुत मशहूर हुआ था। वॉल्टर ने इंतहाई हैरत और झुंझलाहट में बेसाख्ता ये जुमला कहा था, What the hell is going on? I thought we were winning the war। यानी ये क्या हो रहा है, मैंने सोचा था कि हम जंग जीत रहे हैं। दरअसल वॉल्टर के इन अल्फाज ने उन तमाम अमरीकियों के जज्बात की अक्कासी की थी जो ये यकीन रखते थे कि अमरीका ये जंग जीत रहा है और नॉर्थ वियतनाम बस घुटने टेकने ही वाला है। साइगोन और हुई जैसे शहरों से आने वाली शदीद लड़ाई की तस्वीर और रिपोर्ट्स अमेरिका के टेलीविजन स्क्रीनों पर तहलका मचा रही थी। ऐसी रिपोर्ट्स जिनमें सिविलियंस को जंग का ईंधन बनते देखा जा रहा था और शहर मलबे में तब्दील होते नजर आ रहे थे। पहली बार अमरीकी अवाम ने जंग की तबाही की हकीकत को करीब से बराह रास्त देखा था, जिससे पूरे मुल्क में हैरत और खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। लैंड फोर्सेस के लिए टेट ऑफेंसिव खूनखार और खौफनाक था। एक अमरीकी मरीन जिसे हुई में तैनात किया गया था, उसने अपनी वॉर मेमोरीज रिकॉर्ड कराते हुए इस हमले को एन अम्बिश फ्रॉम एवरी कॉर्नर, यानी हर कोने से हमले के तौर पर बयान किया। एक और मरीन ने इस पूरे शहर को डेथ ट्रैप यानी मौत का फंदा कहा, जहां स्नाइपर्स इमारतों में छुपे हुए थे और दुश्मन की अफवाज गलियों में छुपकर वार कर रही थी। लड़ाइयां दिन रात जारी रहीं। नींद से महरूम फौजियों को हर तरफ छुपी मौत से डराया गया। सड़कें मुसलसल गोलियों की आवाज से गूंजती रहीं और वो इमारतें जिनमें कभी फैमिलीज और बिजनेसेस आबाद थे, अब दोनों जानिब से हमले का निशाना बन रही थी। अगरचे अमरीकी अफवाज ने बिलाखिर शहरों का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया, लेकिन टेट ऑफेंसिव का इमोशनल इफेक्ट बाकी रहा। वैसे देखा जाए तो ये हमला नॉर्थ वियतनाम के लिए एक फौजी शिकस्त थी, क्योंकि उन्हें बिलाखिर अपना हमला पसपा करना पड़ा था। लेकिन ये अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए एक बड़ा नफ्सियाती धचका भी था, जिसने इस परसेप्शन को चैलेंज किया कि अमेरिका जंग जीतने के करीब है और इस हमले के पीछे नॉर्थ वियतनाम का असल मकसद भी शायद यही था। टेट ऑफेंसिव ने न सिर्फ साउथ वियतनाम के बड़े शहरों में शदीद लड़ाई को जन्म दिया, बल्कि अमेरिकी मीडिया पर जंग की कवरेज का रुख ही तब्दील करके रख दिया। वियतनाम में मौजूद सहाफियों और फोटोग्राफर्स ने ऐसे मनाजिर देखे जो उन्हें और अमेरिकी अवाम को भी हिलाकर रख देने वाले थे। जख्मी फौजियों, खौफजदा शहरियों और खंडरात में बदल चुके शहरों की तस्वीर ने न्यूज़पेपर्स और टीवी स्क्रीनों पर तहलका मचा कर रख दिया, जिसने अमरीकियों के लिए जंग की एक अलग ही तस्वीर पेश की थी। पहली बार अमेरिका के लोग इस जंग की असल कीमत का अंदाजा लगा पा रहे थे, जिसने मुल्क भर में परेशानी और गम का एक नया एहसास पैदा कर दिया था। वॉल्टर क्रॉनकाइट इस नई सूरत-ए-हाल की रिपोर्टिंग करने वालों में सबसे ज्यादा बाअसर आवाज थी। टेट ऑफेंसिव की शदीद लड़ाइयों को देखने के बाद क्रॉनकाइट अमेरिका वापस पहुंचा और टेलीविजन पर एक ऑनेस्ट और बराह रास्त रिपोर्ट पेश की। उसने जंग की पेशरफ्त पर सवाल उठाया और मशहूर जमाना जुमला कहा कि अब ये पहले से ज्यादा यकीनी लगता है कि वियतनाम का खूनरेज तजुर्बा एक तातुल पर खत्म होगा, यानी दूसरे अल्फाज में अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता। इन अल्फाज ने व्यूवर्स पर बहुत गहरा असर डाला, क्योंकि वो अमेरिकी मीडिया में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम आवाजों में से एक था। बहुत से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि आया ये जंग वाकई जीती जा सकती है, या फिर जिसके लिए अमेरिकी नौजवान अपनी जानें गंवा रहे हैं ये महज बेसूद सौदा है। मीडिया कवरेज के असरात इंतहाई गहरे थे। अमेरिका में अवामी राय तेजी से तब्दील होने लगी और ज्यादा से ज्यादा लोग हुकूमत के जंग के बारे में पुरउम्मीद दावों पर शक करने लगे। वालिदैन वियतनाम में लड़ रहे अपने बेटों के लिए फिक्रमंद हो गए और जंग की कड़वी हकीकत देखने के बाद अवाम में हुकूमत की जानिब से धोखा दिए जाने का एहसास बढ़ने लगा। इस सब के चलते अमेरिका भर में एक जबरदस्त एंटी वॉर मूवमेंट जोर पकड़ने लगी। कॉलेज कैंपसेस पर, शहरों में और सरकारी इमारतों के सामने एहतजाज शुरू हो गए। हर तबके के लोग बाहर निकलकर इस जंग के खात्मे का मुतालिबा करने लगे। बहुत से अमरीकियों ने यह सवाल उठाया कि उनके नौजवान सिपाही एक ऐसी जंग लड़ने के लिए क्यों भेजे गए जो नाकाबिले जीत नजर आती थी। एक नई मज़ाहमती लहर उभरी जिसकी क़यादत तलबा और अहम शख्सियात ने की। ऐसे लोग जो हुकूमती फैसलों को चैलेंज करने के लिए अपनी आवाजें बुलंद कर रहे थे। वाशिंगटन डीसी में अक्टूबर 1967 में होने वाला एक प्रोटेस्ट इंतहाई यादगार था। हजारों अफराद ने पेंटागन के सामने जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। प्रोटेस्टर्स ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ऐसे नारे दर्ज थे कि मोहब्बत करो, जंग नहीं, और
ऐसे ही मिलते जुलते नारे लगाते हुए मुजाहिरीन मार्च भी कर रहे थे। कुछ लोग तो पेंटागन के सामने बिल्कुल लेट गए, जिसे पुरअमन मुजाहमत की ताकतवर अलामत के तौर पर पेश किया गया। ये एहतजाज अपने वक्त के सबसे बड़े एहतजाजों में से एक था, जो एंटी वार जज्बात को जाहिर करता था और अमरीकी कौम के अमन के लिए बढ़ते हुए मुतालबे की अलामत बन गया। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जेन फोंडा जैसी शख्सियात एंटी वार मूवमेंट से नुमाया आवाज बन गई। डॉक्टर किंग, जो अपने शहरी हकूक के काम के लिए मशहूर थे, जंग के खिलाफ बोले और मशहूर जमाना जुमला कहा कि वियतनाम में फटने वाले बम हमारे घरों में भी गूंजते हैं और एक मुहज्जब अमेरिका की उम्मीदों और इम्कानात को तबाह कर देते हैं। उनके अल्फाज ने गहरा असर छोड़ा, जिसने जंग के समाजी असरात को उजागर किया। टेट ऑफेंसिव के असरात ने वियतनाम वार की हकीकत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया और अमरीकी सियासत पर भी गहरे असरात डाले। सदर लिंडन बी जॉनसन, जो कभी जंग जीतने के लिए पुरअज़्म थे, शदीद दबाव और तनकीद का सामना कर रहे थे। टेट ऑफेंसिव की शिद्दत और बेरहमी ने अमरीकी अवाम को दिखाया कि जंग अभी खत्म होने से बहुत दूर है, बावजूद इसके कि पहले उन्हें जीत के सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे। एहतजाज और अमन के मुतालिबात बढ़ते गए और जॉनसन की क़यादत पर अवामी एतमाद कम होता गया। मार्च 1968 तक प्रेसिडेंट जॉनसन शिकस्त तस्लीम कर चुके थे और उन्होंने एक चौंका देने वाला ऐलान किया कि वो सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। इस फैसले ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी और वाज़ेह कर दिया कि वियतनाम वार ने अमरीकी कौम को किस तरह तकसीम कर दिया था। जॉनसन ने टेलीविजन खिताब में कहा, मैं अपने ओहदे की मुद्दत के लिए पार्टी की नामजदगी कबूल नहीं करूंगा। यह खिताब करते हुए जॉनसन की आवाज में थकन और शिकस्त का बोझ साफ सुनाई देता था, एक ऐसे रहनुमा की तरह जो एक नाकाबिले फतह जंग के बोझ तले टूट चुका हो। I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. जॉनसन के इलेक्शन से बाहर होने से वियतनाम वार आने वाले इंतखाबात का मरकजी मौजू बन गई और इस पर शदीद बहस होने लगी कि जंग को किस तरह खत्म किया जाए। सदारती उम्मीदवार अपनी अपनी वॉर स्ट्रेटजी पर बहस कर रहे थे और अमेरिका में इस बात पर तकसीम बढ़ती गई कि आया लड़ाई जारी रखी जाए या अमन की राह तलाश की जाए। वहीं दूसरी जानिब मैदान जंग में मौजूद अमेरिकी सिपाही भी बगैर किसी क्लियर विक्ट्री के अब इस जंग का बोझ महसूस करने लगे थे। उनका वियतनाम में हर दिन घने जंगलात में टेंस पेट्रोलिंग और नजर न आने वाले दुश्मनों के खूनखार हमलों के खौफ से भरा हुआ था। बहुत से सिपाहियों के लिए अपने मिशन का मकसद समझ पाना मुश्किल होता जा रहा था। दुश्मन का पता लगाना मुश्किल था, जंगें गैर मुतवक्के थीं और जंगलात बेरहम थे। सिपाही जिंदगी और मौत के थका देने वाले चक्कर से गुजर रहे थे, जिससे बहुत से सिपाहियों के जहन में ये सवाल पैदा होता कि वो जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो वाकई इतना अहम भी है। घर से आने वाले लेटर्स उनकी मायूसी में मजीद इजाफा कर देते। सिपाही एंटी वॉर प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ते, एक तकसीम शुदा अवाम के बारे में सुनते और खानदान और दोस्तों की ऐसी कहानियां जो मैदान जंग से अपने प्यारों की मैयतों को वसूल कर रहे थे। ये सब देखकर उनका हौसला मजीद गिर जाता, क्योंकि उन्हें महसूस होता कि वो जिस अवाम की हिफाजत की खातिर लड़ रहे हैं, वो उनकी हिमायत से महरूम हो चुके हैं। एक सिपाही ने अपनी याददाश्त रिकॉर्ड करवाते हुए बताया कि ये दो जंगें लड़ने जैसा था, एक वियतनाम में और एक अपने जहन में, ये सोचते हुए कि हम यहाँ जो कुछ कर रहे हैं उसका आखिर कोई मतलब भी है या नहीं। 1960 की दिहाई के आखिर तक ये वाज़ेह हो चुका था कि जंग अमरीकी कौम के हर फर्द पर असर डाल रही थी। मायूसी बढ़ रही थी और बहुत से सिपाही इस जंग के खात्मे की उम्मीद कर रहे थे। मैदान जंग में फौजियों के बदतदरीज पस्त होते हुए हौसले ने आखिरकार अमेरिका की वियतनाम से वापसी की बुनियाद रख दी, जो आहिस्ता आहिस्ता जंग के खात्मे की अलामत बन गई। अप्रैल 1969 में नॉर्थ कोरिया ने जासूसी मिशन के दौरान एक अमेरिकी बहरिया के तैयारे को मार गिराया, लेकिन निक्सन की इन दोगली पॉलिसीज के पीछे निक्सन नहीं बल्कि किसी और का दिमाग था। बड़ी बॉम्बिंग कैंपेन जैसा कि ऑपरेशन लाइन बैकर का हुक्म दे दिया। साइगोन में आखिरी दिनों का माहौल इंतहाई खौफ और इंतशार से भरा हुआ था कि जंग खत्म होने के बाद भी वियतनामी अवाम को दहाइयों तक मुश्किलात और तामीर नौ जैसे मसाइल का सामना रहा, जिनके घर शदीद बमबारी में तबाह हो गए थे। उन्होंने जो थोड़ा बहुत बाकी बचा था उससे तामीर नौ तो कर ली, मगर उनके दिलों में दर्द बाकी रहा। जबकि कुछ फौजियों को इस बात की तसल्ली थी कि एक लंबी और खूनरेज जंग आखिरकार खत्म हो चुकी है। जब अमेरिकी सदर लिंडन बी जॉनसन ने यह ऐलान किया कि वो सेकंड टर्म के लिए सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इसके बाद अमेरिकी सियासत में एक नया बाब शुरू हो गया। कौम शदीद तकसीम का शिकार थी और वियतनाम की जंग के जज्बाती और सियासी असरात से जूझ रही थी। नवंबर 1968 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन ने पीस विद ऑनर का नारा लगाकर सदारती इलेक्शन जीत दिया और वादा किया कि वो मुल्क में नज्म ज़ब्त बहाल करेंगे और वियतनाम वार में फंसे हुए थके हारे अमेरिका के लिए इज्जत के साथ अमन हासिल करेंगे। डेमोक्रेट जॉनसन की हुकूमत के बाद रिपब्लिकन निक्सन की जीत ने वियतनाम वार के हवाले से अमरीकी रवैये में तब्दीली की निशानदही की, जो वियतनाम में अमरीकी मुदाखलत और हिकमत अमली को नए सिरे से तरतीब देगी। निक्सन के
ओहदा संभालने के साथ ही वाशिंगटन और वियतनाम के मैदान जंग में दोनों जगह माहौल तब्दील होने लगा। जनवरी 1969 में जब सदर निक्सन ने ओहदा संभाला तो उन्हें इल्म था कि अमरीकी अवाम वियतनाम की जंग का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने एक मंसूबा मुतारिफ कराया जिसे वियतनामाइजेशन कहा गया, जिसका मकसद अमरीकी मुदाखलत को बतदरीज कम करना और साउथ वियतनामी फोर्सेस को जंग संभालने के काबिल बनाना था। निक्सन ने वादा किया कि इस हिकमत अमली से अमरीकी फौजी भी वतन वापस आ सकेंगे और साथ ही वियतनाम को नॉर्थ के खिलाफ लड़ाई में मदद भी फराहम की जा सकेगी। एक तकरीर में निक्सन ने कहा कि अमरीकी अवाम जंग का खात्मा चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा खात्मा चाहते हैं जो अमन लाए, शिकस्त नहीं। एक जानिब वियतनामाइजेशन पर अमल दरामद जारी था तो दूसरी तरफ निक्सन ने पेरिस में अमन मुज़ाकरात की कोशिशें भी तेज कर दी। इन मुज़ाकरात में अमेरिका, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग के नुमाइंदे शामिल थे। मुज़ाकरात तवील और दुश्वार थे और हर फरीक की जानिब से ऐसे मुतालिबात सामने आए जो दूसरे के लिए पूरे करना नामुमकिन लगता था। इस दौरान मैदान जंग में लड़ाई जारी रही और जंग का यह सिलसिला अफ्रीकन के असाब को आजमा रहा था। 1972 में निक्सन ने एक बोल्ड स्टेप उठाया और वियतनाम को अमन की शराइत मानने पर मजबूर करने के लिए बड़ी बॉम्बिंग कैंपेन जैसा कि ऑपरेशन लाइन बैकर का हुक्म दे दिया। अमन मुज़ाकरात के दिनों में ये बॉम्बिंग कैंपेन मुतनाज़ा थी। हर कोई इसे दोगली पॉलिसी करार दे रहा था, यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। लेकिन निक्सन की इन दोगली पॉलिसीज के पीछे निक्सन नहीं बल्कि किसी और का दिमाग था। इस दौर की एक अहम शख्सियत हेनरी किसिंजर का दिमाग था और वियतनाम जंग में किसिंजर का किरदार अमेरिकी पॉलिसी के सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस पहलुओं में से एक है। सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर वो सफारती कोशिशों और फौजी हिकमत अमली दोनों की मंसूबाबंदी में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। किसिंजर को दो मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता है, एक पीस मेकर और दूसरा आर्किटेक्ट ऑफ वायलेंस के तौर पर। 17 फरवरी 1969 को निक्सन ने सोवियत सफीर एनाटोली डोब्रिनिन को बताया कि अहम मामलात को उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम रॉजर्स की बजाय किसिंजर के जरिए अंजाम दिया जाए। इसके बाद किसिंजर ने पेरिस में अमेरिकी पीस डेलीगेशन के सरबरा हेनरी किबोट लाज जूनियर को कमजोर करने की कोशिशें शुरू कर दी और डुब्रिनिन से कहा कि वो पेरिस में नॉर्थ वियतनाम के सबसे अहम नुमाइंदे ले डोक थो के साथ किसिंजर की एक खुफिया मुलाकात का बंदोबस्त करे। वहीं अप्रैल 1969 में नॉर्थ कोरिया ने जासूसी मिशन के दौरान एक अमेरिकी बहरिया के तैयारे को मार गिराया, जिसके नतीजे में 31 अमेरिकी अहलकार हलाक हो गए। रद्द-ए-अमल के तौर पर किसिंजर ने नॉर्थ कोरिया के एक एयरबेस पर बमबारी की तजवीज पेश की, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर मेलॉन लेयर्ड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम रॉजर्स और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल एरल वेलर ने इसकी मुखालफत की और खबरदार किया कि नॉर्थ कोरिया पर बमबारी एशिया में एक दूसरी जंग शुरू कर सकती है। इस मौका पर किसिंजर ने दलील दी कि नॉर्थ कोरिया पर बमबारी वियतनाम जंग के खात्मे में मदद देगी और कहा कि हेनोई कह सकता है कि ये आदमी यानी निक्सन इर्रेशनल हो रहा है और हमें इनसे समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि ये एक इंतहाई खोखली दलील थी और किसिंजर के पोशीदा मकासद इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे, जो बाद में किसिंजर की प्रेसिडेंट निक्सन के एक और एडवाइजर से होने वाली मुलाकात में सामने आए। हुआ कुछ यूं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से हिमायत हासिल करने में नाकाम रहने पर किसिंजर ने निक्सन के डोमेस्टिक अफेयर्स के एडवाइजर जॉन एर्लिस्ट मैन से दरखास्त की और कहा कि अगरचे नॉर्थ कोरिया में हमले से दूसरी कोरियाई जंग शुरू हो सकती है, मगर ये वियतनाम जंग के लिए फायदा मंद भी साबित हो सकता है। जब एर्लिस्ट मैन ने पूछा कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर बॉम्बिंग करे तो सूरत हाल कितनी बिगड़ सकती है, उन्हें जवाब मिला कि ये एटॉमिक वॉर तक भी जा सकती है। एर्लिस्ट मैन को लगा कि किसिंजर अपने थिक जर्मन एक्सेंट, एकेडमिक टाइटल्स और एक सीनियर सदारती मशीर की हैसियत से बेरहमाना खारजा पॉलिसी की वकालत के साथ 1964 की डॉक्टर स्ट्रेंजलॉफ की ब्लैक कॉमेडी के मरकजी किरदार की तरह लगता है। इसके बाद एर्लिस्ट मैन ने निक्सन को नॉर्थ कोरिया पर हमला न करने का मशवरा दिया, जो मंजूर कर लिया गया। जबकि इसके बाद अप्रैल 1969 में किसिंजर ने एक और मंसूबा तैयार करने पर जोर दिया, जिसे ऑपरेशन डक हुक कहा जाता है, जिसके तहत अमेरिका के नॉर्थ वियतनाम पर दोबारा बमबारी और मुमकिन तौर पर जोहरी हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान था। वहीं दूसरी जानिब किसिंजर जंग के खात्मे की शदीद सफारती कोशिशों में भी मसरूफ नजर आता था। इन मुज़ाकरात का मकसद जंग बंदी और अमरीकी अफवाज की वापसी को यकीनी बनाना, जबकि साउथ वियतनाम में नॉन कम्युनिस्ट हुकूमत को बरकरार रखना था। बाद में नॉर्थ वियतनामी हुकाम के साथ किसिंजर की खुफिया मुलाकातों को 1973 के पेरिस पीस अकॉर्ड तक पहुंचने में अहम करार दिया गया और इसी बुनियाद पर किसिंजर और नॉर्थ वियतनामी नेगोशिएटर ले डूक थो को नोबेल इनाम दिया गया।
लेकिन थो ने नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान कंफ्लिक्ट के मुकम्मल तौर पर खत्म न होने की वजह से इनाम लेने से इनकार कर दिया। किसिंजर स्ट्रेटजी की डार्क रियलिटी मिलिट्री ऑपरेशंस में बड़े पैमाने पर इजाफे की शक्ल में सामने आई। किसिंजर ने ऑपरेशन मेनू की हिमायत की, जो 1969 और 1970 में कंबोडिया में किया गया, जिसमें वियतकॉन्ग की मुश्तबा पनाहगाहों पर खुफिया बमबारी की गई, जिसका मकसद सप्लाई के रास्तों को रोकना था, मगर इससे ये जंग वियतनाम की सरहदों से बाहर फैल गई। इन खुफिया बॉम्बिंग्स का जब इंकिशाफ हुआ तो इसने अवामी गुस्से को जन्म दिया, क्योंकि इस अमल से अमरीकी कांग्रेस को नजरअंदाज किया गया था और अवामी जज्बात की भी नफी की गई थी, जो जंग के खात्मे की बात कर रहे थे। किसिंजर के दौर में सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनने वाली मुहिम दिसंबर 1972 की क्रिसमस बॉम्बिंग थी, जिसे ऑपरेशन लाइन बैकर 2 भी कहा जाता है। ये 12 दिनों तक नॉर्थ वियतनाम, खास तौर पर हेनोई और हाईफोंग की बॉम्बिंग पर मुश्तमिल था, जिसका मकसद नॉर्थ वियतनाम को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाना था। लेकिन इसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी जानों के ज़िया की कीमत बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इसे गैर जरूरी और तबाहकुन करार दिया। तबाही की खबरों और तस्वीर ने जंग मुखालिफ जज्बात को बढ़ाया और शहरी इलाकों को निशाना बनने जैसे इखलाकी सवालात को जन्म दिया। नाक़दीन का कहना है कि किसिंजर का दोहरा रवैया, जिसमें एक जानिब अमन की कोशिशें और दूसरी जानिब तबाहकुन मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, पॉलिसी में कन्फ्लिक्ट को जाहिर करता है। एक हाथ अमन के मुज़ाकरात का मौका फराहम करता था, जबकि दूसरा हाथ बेरहमाना ताकत का मुजाहिरा कर रहा था, जिससे वियतनामी शहरियों और अमरीकी फौजियों दोनों की तकालीफ में इजाफा होता रहा। ये दोहरापन किसिंजर की लेगेसी की तश्कील करता है, जिसमें कुछ लोग उसे स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड कहते हैं, जबकि दूसरों के नजदीक वो इस जंग की इखलाकी नाकामियों की अलामत है। आखिरकार कई सालों की जंग और मुज़ाकराती कोशिशों के बाद जनवरी 1973 में पेरिस पीस अकॉर्ड पर दस्तखत कर दिए गए। इस मुआहदे में जंगबंदी, अमरीकी फौजियों की वापसी और जंगी कैदियों की रिहाई जैसे मामलात को तय किया गया था। अमरीकी फौजी वियतनाम से वापस जा रहे थे और ये लम्हा कई लोगों के लिए खुशी और गम का मिला जुला एहसास था। कुछ अमरीकी अपने वतन वापस आकर सुकून महसूस कर रहे थे, जबकि दीगर को ये एहसास था कि उनकी कुर्बानियां रायगां गई हैं। वियतनाम में अमरीका का तवील और तकलीफ दे बाब खत्म हो रहा था, मगर वियतनामी अवाम के लिए ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आने वाले साल साउथ वियतनाम के लिए नए चैलेंजेस ला रहे थे, खास तौर पर जब उन्हें नॉर्थ वियतनाम की बढ़ती हुई ताकत का सामना करना था, और वो भी अमरीकी मदद के बगैर। जंग के आखिरी सालों में हालात इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच गए थे। 1973 के अमन मुआहिदे के बावजूद नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान लड़ाई जारी रही। 1975 तक नॉर्थ वियतनामी अफवाज ने ताकतवर और मुनज़्ज़म हमला शुरू कर दिया। उनका मकसद वाज़ेह था, साउथ के कैपिटल साइगोन पर कब्जा करना और अपनी शराइत पर जंग का खात्मा करना। साउथ वियतनामी फौज जो कमजोर हो चुकी थी और मुकम्मल अमरीकी हिमायत से महरूम थी, आगे बढ़ती हुई नॉर्थ फौजों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही थी। साइगोन में आखिरी दिनों का माहौल इंतहाई खौफ और इंतशार से भरा हुआ था। खानदान अपना सामान समेट रहे थे, इस उम्मीद पर कि वो वक्त रहते यहाँ से फरार हो सके। उस वक्त में अमरीका नवाज साउथ वियतनामी लोगों की कहानियां एक अलग ही मायूसी की तस्वीर पेश करती हैं। लीना, एक नौजवान माँ, याद करते हुए बताती है कि वो अपने बच्चों को मजबूती से थामे हुए बेसाख्ता अमरीकी सफारत खाने की तरफ दौड़ रही थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनके अमरीकी मोहसिन उन्हें भी साथ ले जाएं। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो लोगों का एक हजूम था जो अमरीकी एम्बेसी के बाहर मौजूद था। हम गोलियों की आवाजें करीब आती सुन सकते थे और मुझे पता था कि हमें निकलना है, मगर हर कोई यही चाहता था, लीना ने जज्बात भरी आवाज में कहा। अमरीकी हेलीकॉप्टर्स के सफारत खाने की छत से आखिरी अमरीकी एहलकारों को ले जाने और बदकिस्मत साउथ वियतनामी शहरियों के अमरीकी हेलीकॉप्टर से लटकने के मनाजिर वियतनाम वार के भयानक अंजाम की अलामत बन गए। हर कोई बचकर नहीं निकल सका। कई साउथ वियतनामी लोगों ने खौफ के आलम में आखिरी अमरीकी हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते देखा। वो खौफजदा थे, ये जानते हुए कि वो पीछे रह जाएंगे और जंगज़दा वियतनाम में गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना करेंगे। तकरीबन 50 साल के बाद कुछ ऐसे ही मनाजिर दुनिया ने एक मर्तबा फिर अफगानिस्तान में देखे, जब 20 साल तक अफगानिस्तान को बारूद और खून की जंग में झोंक कर अमरीका खुद तो वहां से निकल गया, लेकिन अमरीका की हिमायत करने वाले अफगान शहरियों को उनके मुखालिफिन के रहमो करम पर छोड़ दिया। और अफगानिस्तान से भी जब आखिरी अमरीकी जहाज टेक ऑफ कर रहा था तो अमरीका नवाज अफगान शहरी अमरीकी जहाज के टायरों से लटक रहे थे और कई ने तो गिरकर अपनी जान तक गंवा दी। चाहे अफगानिस्तान हो या वियतनाम, इन 50 सालों में अपने मफादात के लिए दूसरे कंट्रीज को जंग की आग में झोंकने की ना तो अमेरिका की पॉलिसी में तब्दीली आई और ना ही ऐसे बदकिस्मत ममालिक के लोगों की तकदीर बदल सकी। वापसी पर वियतनाम में लड़ने वाले अमेरिकी फौजियों के रिएक्शंस भी मिले जुले थे। कुछ के लिए ये उनकी और उनके साथियों की कुर्बानियों की तकलीफ दे याद दहानी थी। माइक, जो एक साबिक मेरीन थे, उन्होंने टीवी पर साइगोन का सुकूत देखा और कहा, मुझे खालीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे जो कुछ भी हमने किया वो सब बेमायनी था। जबकि कुछ फौजियों को इस बात की तसल्ली थी कि एक लंबी और खूनरेज जंग आखिरकार खत्म
खत्म हो चुकी है, चाहे वो इस तरह खत्म हुई जिसकी कम ही अमरीकियों ने उम्मीद की थी। 30 अप्रैल 1975 को साइगोन ढेर हो गया। साउथ वियतनाम की हुकूमत ने हथियार डाल दिए और नॉर्थ वियतनामी टैंक सड़कों पर गश्त करने लगे। वो जंग जो बेशुमार जिंदगियों को निगल गई और लातादाद तकदीरों को बदल दिया, आखिरकार खत्म हो चुकी थी, मगर इसके असरात आने वाली कई नस्लों तक महसूस किए जाते रहे। वियतनाम वार ने वियतनाम और अमेरिका दोनों पर गहरे और देरपा असरात छोड़े। वियतनाम के लिए इस जंग ने बड़े पैमाने पर तबाही छोड़ी। पूरे देहात तबाह हो गए, जंगलात जल गए और जमीन बमबारी के घरों से भर गई। जंग ने लाखों वियतनामी शहरियों को हलाक या जख्मी कर दिया और बेशुमार लोग बेघर हो गए। मुल्क के बुनियादी ढांचे और जरी जमीनों को इस कदर नुकसान पहुंचा कि जंग खत्म होने के बाद भी वियतनामी अवाम को दहाइयों तक मुश्किलात और तामीर नौ जैसे मसाइल का सामना रहा। जो लोग जिंदा बच गए उनकी जिंदगी भी गम और मुश्किलात के साए में रही। खानदान बिछड़ गए और कई लोग गुर्बत और सदमे से लड़ते रहे। वो बच्चे जो जंग के दौरान बड़े हुए, खौफ और तबाही की यादें अपने साथ लेकर बड़े हुए। जंग के जख्म महज जिस्मानी नहीं थे बल्कि जज्बाती भी थे, जो आने वाली नस्लों की शख्सियत पर असर अंदाज होते रहे। वियतनाम के लिए ये जंग न सिर्फ जमीन पर बल्कि उसके लोगों के दिलों में भी जख्म छोड़ गई। एक तबाहशुदा कौम को राख से दोबारा तामीर करने की स्ट्रगल कई नस्लों को मुतासिर करती रही। खानदान बिखर गए, वालिदैन अपने बच्चों को ढूंढते रहे। आजादी के वो रखवाले जो जिंदा वापस आए, उन्हें बिखरी हुई जिंदगियों का सामना करना पड़ा। जिनके घर शदीद बमबारी में तबाह हो गए थे, उन्होंने जो थोड़ा बहुत बाकी बचा था उससे तामीरें नौ तो कर ली, मगर उनके दिलों में दर्द बाकी रहा। अमेरिका में भी वियतनाम वार का उतना ही गहरा असर था, मगर मुख्तलिफ अंदाज में। वापस आने पर अमेरिकी फौजियों को एक तकसीम शुदा और गैर यकीनी कौम का सामना करना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फौजियों की तरह उनका मुस्तकबिल हीरोज की तरह नहीं हुआ था। बहुत से फौजी उस वक्त, जिसे आज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी PTSD का शिकार हो गए और अपनी यादों और तजुर्बात की वजह से ड्रोने ख्वाबों और गुनाह के एहसास से जूझते रहे। एक साबिक फौजी ने बताया कि मैं एक ऐसे मुल्क में वापस आया जो हमारी मुश्किलात को नहीं समझता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें भुला दिया गया हो। वियतनाम वार का इख्तिताम सबके लिए अमन का बाइस नहीं बना, मगर इसने ऐसी कहानियां छोड़ी जो आज तक सुनाई जाती हैं। जंग की तकलीफ, बहादुरी और जाती मकासद के लिए ताकत के इस्तेमाल पर वो सवालात जो इस जंग ने उठाए, इसे महज हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं बनाते, बल्कि जंग की हकीकी कीमत और उन लोगों की जुर्रत की याद दहानी कराते हैं जिन्होंने इसको झेला है। वियतनाम वार ने ऐसे सबक छोड़े हैं जो आज भी दुनिया की सोच को मुतासिर करते हैं। वियतनाम के लिए ये जंग बेपनाह तकलीफ लेकर आई, लेकिन साथ ही एक हौसला अफजा कहानी भी रही। तमाम दर्द के बावजूद आजादी, बका और तामीर नौ की कहानियां मौजूद हैं। वियतनामी अवाम ने खौफनाक यादों का बोझ उठाते हुए अपने मुल्क की तामीर नौ की। वियतनाम वार ने ताकत की हदूद और जंग की कीमत के बारे में तल्ख सबक सिखाए। ये जंग फौज भेजने से पहले वाज़े मकासद की जरूरत और इसके हकीकी असरात को समझने की अलामत बन गई। आज वियतनाम वार महज तारीख का एक बाब नहीं, बल्कि इंसानी हौसले और जंग के गहरे नताइज की याद दहानी है।